तो भाई लोग क्या हाल चाल है यार। जुजुत्सु काइसेन मॉड्यूल का चैप्टर 18 आ चुका है और ये चैप्टर इतना तगड़ा होने वाला है ना कि तुम्हें इस चैप्टर में पता चलेगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब इस चैप्टर में सिर्फ फाइट्स ही दिखाई गई है, जहाँ पे 50% फाइट मारू और सुरुगी के बीच में है, वहीं 50% मोहरागा और दाबुरा के बीच में, और हमें यहाँ पे दाबुरा की फुल पोटेंशियल भी देखने को मिलेगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर शुरू होता है वहीं से जहाँ पिछला चैप्टर खत्म हुआ था, यानी कि जहाँ पे रिका और सुरुगी मर्ज हो गए थे, यानी रिका ने सुरुगी के बॉडी को टेक ओवर कर लिया था। तो चैप्टर की शुरुआत होती है एक नरेशन से, जहाँ पे नरेटर ये एक्सप्लेन करता है कि यूता की रिंग असल में एक कस्ट टूल है जो गोजो फैमिली के स्टोर हाउस में रजिस्टर्ड थी, और उस रिंग के अंदर यूता की इमेंस कस्ट एनर्जी है और रिका की वो सोल है जो हर वक्त सुरुगी की सर्विस में रहती है। एंड देन इसके बाद फिर से फाइट स्टार्ट होती है, और यहाँ पे भाई कुछ चैप्टर तक सिर्फ फाइट्स ही दिखाई जाती है। जहाँ पिछले चैप्टर में मारू सुरुगी पे भारी पड़ रहा था और सुरुगी डॉज कर रहा था, वहीं इस चैप्टर में सुरुगी मारू पे भारी पड़ रहा है और मारू डॉज कर रहा है। अब यहाँ पे रिका सुरुगी के जब शरीर में होती है तो समझ ही नहीं आता कि सुरुगी बोल रहा है या रिका बोल रही है, जहाँ दोनों आपस में बक बक कर रहे होते हैं। जहाँ पे रिका बोलती है मुझे तो मजा आ रहा है, ये बिल्कुल रोलर कोस्टर जैसा है। तभी सुरुगी बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना मेरे परमिशन के बगैर मत बोलना। यहाँ पे आपस में दोनों बक बक करके अपना काम चला रहे होते हैं, उधर मारू को भी पीट रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मारू बिल्कुल शॉक्ड होता है, वो सोच रहा होता है कि ये माजरा क्या चल रहा है। तभी वो रियलाइज करता है कि इतनी पावर यानी कि इतनी कस्ट एनर्जी कोई एक इंसान कंटेन कर ही नहीं सकता है। अब मारू समझ जाता है कि इतनी ज्यादा कस्ट एनर्जी सालों से कोई तो कोई उस रिंग में डाल रहा होता है, और तभी उसके दिमाग में क्लिक करता है कि वो रिंग तो उसके ग्रैंडफादर की थी। अब यार हम लोग को पता है वो रिंग किसकी थी, यानी कि यूता की। अब तुम लोग को पता चली गया होगा भाई कि यूता की कस्ट एनर्जी सबसे ज्यादा है, यहाँ तक कि उसकी कस्ट एनर्जी गोजो से भी ज्यादा है। खैर अभी उस टॉपिक पे नहीं जाते हैं, चैप्टर में बढ़ते हैं। खैर दोनों फिर क्लैश करते हैं, तभी मारू अपनी कस्ट टेक्निक सीधे सुरुगी पर यूज करता है और भाई कुछ नहीं होता। देन मारू लिटरली शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या मेरी टेक्निक काम ही नहीं कर रही। अब यहाँ पे मारू जितनी भी कस्ट एनर्जी या फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ सुरुगी पे हमला करता है, वो सुरुगी पे कुछ असर ही नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे वो रिंग सबको एकदम नलीफाई कर दे रही हो। अब यहाँ पे सुरुगी बिल्कुल सुपरमैन के पोज में मारू के सामने आता है और बोलता है सॉरी मारू, लेकिन मैं ये फाइट जीत कर ही रहूंगा। और तभी मारू भी मुस्कुराता है और बोलता है माफी की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी वही करने वाला हूँ। और बूम, और इतना कहते ही मारू के चारों तरफ पेड़ पौधे उगने लगते हैं, जिससे सीन काफी हरा हरा सा लगने लगता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है मोहरागा और दाबुरा की तरफ, जहाँ पे मोहरागा एक बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा होता है और पूरे खतरनाक ऑरा के साथ नीचे दाबुरा को देख रहा होता है। तभी दाबुरा उसके ऊपर बीम लाइट से अटैक कर देता है, पर भाई मोहरागा उसको बिल्कुल एक कांच की तरह तोड़ देता है। और ये सीन देख के दाबुरा बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, और तभी मोहरागा बिल्डिंग के टॉप से कूद के नीचे आता है दाबुरा पे अटैक करने, और तभी दाबुरा फिर अपनी लाइट बीम से उसके ऊपर अटैक करता है। पर भाई मोहरागा तो मोहरागा है, उसको कुछ अफेक्ट ही नहीं होता। दाबुरा की सारी टेक्निक मोहरागा पे कुछ काम ही नहीं करती है। अब यहाँ पे दाबुरा समहाउ ये पता लगा लेता है कि मोहरागा उसकी टेक्निक को अडॉप्ट कर चुका है, और भाई तभी मोहरागा एक जोरदार पंच मारता है दाबुरा के फेस पे, और दाबुरा दूर जाके गिर जाता है। और तभी दाबुरा समझ जाता है कि मेरी टेक्निक न्यूट्रलाइज हो चुकी है क्योंकि इसका व्हील घूम चुका है और ये अडॉप्ट कर चुका है। अब मोहरागा दाबुरा की टेक्निक को इग्नोर कर रहा होता है और प्योर डोमिनेशन मोड में होता है, जहाँ पे अब दाबुरा की आंखों में हमें फियर दिखता है, वो बस समहाउ उसे ब्लॉक कर रहा होता है। तभी दाबुरा सोचता है क्या मैं हार जाऊंगा, क्या मेरे पास कोई मूव नहीं बचा है। और तभी दाबुरा को एक फ्लैशबैक आता है, और वो फ्लैशबैक दौरा और दाबुरा के पुराने दिनों का होता है जब वो थोड़ा जवान हुआ करते थे, जहाँ पे दौरा बोलता है अपने क्लैन के लोगों के साथ थोड़ा घुलना मिलना सीखो यार। वहीं पे दाबुरा थोड़ा सैड होके बोलता है मेरे साथ रहना इतना बुरा है क्या। तभी दौरा कहता है नहीं नहीं, मैं तो ग्रेटफुल हूँ, बस सच कहूँ तो तुम्हारे अलावा मेरा कोई पार्टनर बचा ही नहीं है। और फिर हमें दाबुरा का एक मासूम सा चेहरा दिखाया जाता है। यहाँ पे दौरा आगे कहता है कि एक ही क्लैन में आइसोलेट रहना बहुत टफ होता है और तुम्हारी बहन भी उसी पोजीशन पे है। यहाँ पे दाबुरा बोलता है कि देशकुंते के वॉरियर्स अपने ऊपर बहुत प्राउड होते हैं, अगर मैं उनके साथ रहूंगा तो सब अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। अब यार उसकी इस बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वो इतना स्ट्रांग होता है कि लोग उसके सामने खुद को छोटा महसूस करते हैं। और भाई जो तुम लोग अपने मन में दाबुरा के लिए बिल्कुल सुकना वाली फीलिंग बना के रखे हो कि वो एक विलन टाइप का है, नहीं भाई, एक्चुअली वो अंदर से बहुत अच्छा इंसान होता है भाई, बट सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि उसको ऐसा बनना पड़ता है। यहाँ पे तुम लोग को लग रहा होगा कि दाबुरा बिल्कुल सुकना जैसा विलन है, नहीं, वो एक अच्छा फ्रेंड होता है, बिल्कुल गेटो की तरह। जैसे गोजो और गेटो थे वैसे ही दाबुरा और दौरा है। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पे, जहाँ दाबुरा घायल होकर एक बिल्डिंग के पास पड़ा होता है और वो अंदर से सोचता है दौरा तुम हमेशा अमेजिंग थे, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा, और मुझे काफ़ी दर्द भी हो रहा है और मुझे डर भी लग रहा है। और तभी दाबुरा को फिर से एक फ्लैशबैक आता है, जहाँ पे दाबुरा ये एक्सप्लेन करता है कि मैं ज़्यादा मेहनत किए बिना ही जीत जाता हूँ, जब लोग मुझे एडमायर करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे दौरा हंसते हुए बोलता है कि यही तो तुम गलत समझ रहे हो। यहाँ पे दाबुरा बोलता है कि मैं एक वॉरियर भी हूँ और काफ़ी स्ट्रांग भी हूँ, लेकिन मैं कभी लड़ना ही नहीं चाहता।
तभी दौरा बोलता है तुम लड़ना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है, लेकिन तुमने कभी सच में फाइट ही नहीं की। और तभी दौरा एक लाइन बोलता है कि तुम वॉरियर बनने के लिए बहुत स्ट्रांग हो। यहाँ पे दाबुरा थोड़ा कंफ्यूज होता है, वो बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। तभी दौरा बोलता है कोई बात नहीं, हो सकता है किसी दिन तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मिले जो तुमको हरा दे, शायद तब तुम समझोगे। जहाँ पे अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ मोहरागा एक फिर ब्रूटल पंच पूरा दाबुरा के ऊपर मारता है। अब यहाँ पे दाबुरा फिर रियलाइज़ करता है कि मैंने कभी सच में फाइट की ही नहीं। उसके दिमाग में जो दौरा की आवाज़ थी कि तुम लुमिनियंस की रक्षा करोगे ना। अब यहाँ पे दाबुरा अपनी बहन मारू, क्रॉस, जबालोमा सबको याद करने लगता है और सोचता है क्योंकि मुझे लड़ना है तो मैं लड़ूंगा। और तभी वो मोहरागा का पंच पूरे अपने एक मुट्ठी से ही ब्लॉक कर देता है और एकदम ऑरा फॉर्म करते हुए खड़ा होता है और सीधा मोहरागा को अपने एक हाथ से उठा के फेंक देता है। और तभी वो मोहरागा को बोलता है कि सॉरी वेट करवाने के लिए, अब मैं सीरियसली लड़ूंगा। जहाँ पे नरेटर ये एक्सप्लेन करता है कि दाबुरा की टेक्निक वॉइड और लाइट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दाबुरा की बॉडी लाइट स्पीड एक्सेलरेशन हैंडल कर ही नहीं सकती। तभी दाबुरा सोचता है कि अगर मेरी टेक्निक न्यूट्रलाइज हो चुकी है तो मैं इसे अपने हाथों से ही मार डालूंगा। और यहाँ पे तुम दाबुरा का एटीट्यूड देख रहे हो भाई, मोहरागा जिसे अकेले टेम करना इतना मुश्किल होता है, उसे अब दाबुरा अपने हाथों से ही मारना चाह रहा है, वो भी बिना किसी कष्ट टेक्निक या कष्ट एनर्जी के। तभी वो सोचता है कि दौरा मैं अब एक वॉरियर बनूंगा। जहाँ पे दाबुरा अपने बॉडी की स्ट्रेंथ और स्पीड काफी हद तक बढ़ा देता है, जिसको ह्यूमन भी एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। और बस इसी के साथ ही चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। 22 चैप्टर में जो दाबुरा की बॉडी स्ट्रेंथ और स्पीड दिखाई गई है ना, वो बिल्कुल एकदम टॉप लेवल है। सोचो दाबुरा के पास इतनी पावर्स है कि वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रेवल कर सकता है, बट यार वो ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि उसका ये शरीर हैंडल ही नहीं कर सकता। भाई चैप्टर एकदम टॉप लेवल का था और जब ये एनिमेट होगा ना बिल्कुल तबाही मचा देगा। खैर अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।